देखिए, अब स्टार्ट करेंगे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स फॉर क्लास 10। क्लास 10 के बच्चों के लिए इसलिए पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी क्लास 10 में है। हाय रिया। तो क्लास 10 के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा केमिस्ट्री की अच्छी नॉलेज हो जाए, ताकि वो जब 11th में आए या 12th में आए मेरी क्लास में, तो उनको केमिस्ट्री की इतनी अच्छी नॉलेज हो कि वो केमिस्ट्री को बड़े आसानी से पिक कर सके, बहुत तेज़ी से ग्रैप्स कर सके। बहुत से बच्चे 11th में हैं जो 11th में है या 12th पास आउट होते हैं, और जब मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ाता हूँ तो वो बोलते हैं कि सर ये चीज़ें हम नहीं जानते थे। लेकिन जब मैंने क्लास 10 की बुक को देखा तो मुझे ये समझ में आया कि बहुत सी चीज़ें तो क्लास 10 में ही दे दी गई हैं, जिस बात को बच्चा 12th पास होने के बाद कहता है कि सर ये चीज़ हम नहीं जानते। तो इसका मतलब है कि अगर आपको क्लास 10 में ये सारी चीज़ें ठीक से पढ़ाई गई होती तो शायद आपके साथ ये समस्या नहीं आती। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो अर्ली अटेम्प्ट ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होगा, अर्ली अटेम्प्ट ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मतलब हम अर्ली अटेम्प्ट ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जब शुरुआत में जब पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं दी गई थी, ठीक से नहीं दी गई थी, तो उस समय जो साइंटिस्ट लोग थे उन लोगों ने जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में या एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी थी, उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। और कौन कौन से साइंटिस्ट इसके बारे में बोले थे, उनके जो भी लॉ थे उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो थे वो लेवोसियर क्लासिफिकेशन था। क्लासिफिकेशन था लेवोसियर क्लासिफिकेशन में, लिखते भी जाना है तुमको ना सारा। लेवोसियर क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या करा कि दे डिवाइड एलिमेंट्स इन metals and non-metals. They divide elements in metal and non-metal, and their classification and their classification is based on hardness, ductility and malleability of element, and their classification is based on hardness, ductility and malleability of element. एलिमेंट के malleability, ductility और hardness, hardness मतलब जब जानती हो कि hardness का मतलब होता है hardness ductility का हिंदी में तो नाम ही नहीं आ रहा है समझ में, डक्टिलिटी ही मान लेते हैं, malleability भी मान लेते हैं, हम लोग गूगल कर लिया जाएगा इसको बाद में। तो एलिमेंट, ठीक है, कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। अब इनका एक, इन्होंने जिस तरीके से डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, हार्डनेस इस सब की बात करी थी, तो जब इन्होंने डिवाइड किया तो इनके सामने कुछ प्रॉब्लम आने लगी। जैसे प्रॉब्लम क्या है इनकी, प्रॉब्लम इन लेवोसियर क्लासिफिकेशन। इसमें
क्या हुआ कि मैनी डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सिमिलर हार्डनेस, डक्टिलिटी and malleability. Like सोडियम एंड लेड। अब सोडियम और लेड अगर आज के तारीख में आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो सोडियम और लेड में लेड जो होता है वो ग्रुप 14 में पाया जाता है, कार्बन फैमिली में सबसे नीचे। सबसे पहले आप लोग अगर क्लास 10th में है और आपके पास पीरियोडिक टेबल नहीं है तो आपके पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल होगा तो आपके पास पीरियोडिक टेबल हो, मैंने तुमको पीरियोडिक टेबल याद भी कराया था, तो आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप जब इन एलिमेंट्स को पहचानना जानिए कि कौन सा एलिमेंट किस जगह पर है, नाम जानिए इनका कि इसका नाम क्या है। जैसे इसका नाम लेड है, इसका नाम क्या है, सोडियम है। बात समझ में? ठीक है। तो ये इनका ड्रॉबैक था, इसलिए इस लॉ को आगे कंटिन्यू नहीं किया गया। बोला गया कि भैया बेकार है, नया दूसरे आदमी को आने दो। ये वाला तो क्या हो गया, एकदम बेकार हो गया। कुछ ईयर वगैरह नहीं दिया है, मेरे पास किताब भी रखी हुई है। दरअसल क्या है कि मैंने कभी 10th वाले बच्चों को नहीं पढ़ाया है, तो उसमें क्या है कि मुझे ईयर वीयर देखना पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने किताब रख ली है एक। तो अब हमारा ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, लेवोसियर क्लासिफिकेशन आ गया। लेवोसियर क्लासिफिकेशन में क्या है, दे डिवाइड एलिमेंट्स इन मेटल एंड नॉन मेटल। दो तरीके, मेटल एंड नॉन मेटल में। मेटल एंड नॉन मेटल का मतलब होता है जैसे गैस है वो क्या है, नॉन मेटल है, और जैसे तुमने आयरन, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें क्या है, मेटल है। चलो तो धीरे धीरे हम इन बातों को समझेंगे जो बेसिक होगा। तो इसको मिटाया जाए, लिख चुकी हूँ। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा ये वीडियो जो है मैं आप लोगों को पब्लिक कर दूंगा, ताकि आप ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी पढ़ रही है, आप लोग भी मेरी बेटे और बेटी जैसे हैं, सभी लोग एक साथ पढ़ लेंगे, है, सभी लोग एक साथ जान लेंगे। तो क्लास 10th के जो बच्चे हैं वो भी जान लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और अगर आप क्लास 10th में नहीं हैं तो अपने छोटे भाई बहन को रिकमेंड कर सकते हैं कि ये वाला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो डोबेराइनर का था। क्लासिफिकेशन डोबेराइनर क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया, 1817 में, 1817 में इन्होंने एक ट्रायड लॉ बनाया। ट्रायड लॉ में क्या था कि इन्होंने क्या करा कि 3 एलिमेंट लिए, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, ग्रुप ऑफ 3। अब जो 3 एलिमेंट लिए, मान लो जैसे इन्होंने ए बी सी 3 एलिमेंट ले लिए, तो इन्होंने ये बोला कि ए बी सी जो 3 एलिमेंट है उसमें ए इस किनारे पर है, बी सी उस किनारे पर है, और बी कहाँ है, मिडिल में। तो मिडिल वाले का एटॉमिक मास, मतलब बी का एटॉमिक मास ए और सी के एटॉमिक मास को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? क्या क्या बोला गया? 3 का ग्रुप ले लेना है, फिर उसके बाद एक इस कॉर्नर और एक मिडिल पे, फिर जो मिडिल वाले का एटॉमिक मास निकालना है, फिर उसके बाद इन दोनों से डिवाइड कर देना। नहीं, मिडिल वाले का एटॉमिक मास निकालने के लिए फर्स्ट और थर्ड वाले का एटॉमिक मास लेना है, दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, तब मिडिल वाले का एटॉमिक मास आएगा। तो इन्होंने दिया था ट्रायड लॉ।
क्या दिया था? ट्रायड लॉ। तो इसमें लिखेगा he arranged the elements in group of three, and this group is called triad, ठीक है। आगे लिखिएगा when element arranged in increasing atomic mass in triad, then the atomic mass of middle element is approximately equal to arithmetic ARI नहीं लिख पा रही हो? अर्थमेटिक मीन MEAN, अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक masses of other two एटॉमिक masses of other two। जैसे एग्जाम्पल दीजिए, जैसे हाँ ये लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। जो लिथियम का एटॉमिक मास है वो है 7 और पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39 और सोडियम का मास है 23। लेकिन हमको सोडियम का मास पता नहीं है, ये तो हम अब जानते हैं ना कि सोडियम का मास है। जब उस समय जब ट्रायड लॉ दिया होगा तो तब तो पता नहीं रहा होगा। तो सोडियम का मास निकालने के लिए इन्होंने क्या किया कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2। मतलब इन्होंने क्या करा, ये 7 और ये 39 जोड़ दिया, डिवाइडेड बाय 2। 7 और 39 जोड़ा तो आ गया कितना, 46 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 23। तो इसका इन्होंने ये 23 उनको नहीं पता था, बस इन्होंने ये बोला कि बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो ऐसे करके निकाला जाएगा। अब जो ये ऐसे करके निकाला जाता है वो एग्जैक्ट कभी कभी आ जाता है, कभी कभी एग्जैक्ट नहीं भी आता है जैसे, लेकिन इसीलिए बोला गया कि अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है। तो आप इसको लिखें, तब तक मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन का 35.5 होता है और आयोडीन का 127 होता है और ब्रोमीन का कितना होता है, 80 होता है। हम जानते हैं कि 80 होता है, लेकिन इसको निकालते हैं कि कैसे आता है। तो एटॉमिक
मास ऑफ Br ब्रोमीन, एटॉमिक मास ऑफ Br, कैसे निकालेंगे एटॉमिक मास ऑफ Br? अब क्लोरीन और आयरन को प्लस करेंगे, फिर अपॉन 2 करेंगे, फिर जितना आंसर आएगा क्लोरीन और आयरन। आयरन नहीं है, ये आयोडीन है। क्या है? आयोडीन। आयोडीन। आयरन ये होता है, आयरन Fe होता है। ठीक है, तो ये आयोडीन है, ये कौन है? क्लोरीन है। तो हमारा ये हो गया 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई क्या? 2। ये समझ में आ गया। तो अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आती है वो 81.25 आती है, 81.25 आती है। अब 81.25 क्या 80 के बराबर है? नहीं, लेकिन क्या बोल सकते हैं? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो इसलिए इनके लॉ को तो ये बोला जा रहा है कि भाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बोल के वैलिड बोला जा रहा है। लेकिन ये सभी एलिमेंट पर अप्लाई नहीं होते। जब ये सभी एलिमेंट पर अप्लाई नहीं होते तो इसलिए ये बोला जाता है कि आगे चल के बोला गया कि नहीं भैया ये बेकार है एकदम। जैसे बताए, एक और एग्जांपल लेके बताएं। ये लिख लिया आपने? फर्स्ट वाला लिख लिया है, सेकंड वाला भी लिख लिया। तो हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये 80 हो गया और ये 9 हो गया, है ना। जब ये 80 हो गया, ये 9 हो गया, तो हमको क्या निकालना है? Cl का। हम जानते हैं Cl का कितना होता है? 35.5। लेकिन अब हमको निकालना है, तो जब हम निकालेंगे यहाँ से F का, यहाँ से Br का, तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा वो 9 प्लस क्या हो जाएगा? 80/2। तो ये हो जाएगा कितना? 89/2। तो ये कितना आ जाएगा? 44.5। अब 44.5 तो जो है 35.5 से बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली भी इक्वल नहीं हुआ। तो यहाँ ये लॉ क्या हो गया? फेल हो गया। भाई जब थोड़ा बहुत अगल बगल था तब तक तो इस लॉ को वैलिड माना जा रहा था, लेकिन जब ये नहीं आया तो इस लॉ को अब क्या बोला जा रहा है कि ये लॉ क्या हो गया? फेल हो गया। तो यही कह रहे हैं कि डोबोनियर क्लासिफिकेशन भी क्या हुआ था? फेल हो गया था। ठीक है, तो अब देखिए बात करेंगे किसकी? अब मतलब अगले क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। नाम है न्यूलैंड क्लासिफिकेशन। न्यूलैंड ने क्या करा था ना कि 8 एलिमेंट को अरेंज किया था। मतलब इन्होंने बोला था कि हर 8वां एटम पहले एटम की प्रॉपर्टी के जैसा होगा। तो हमारा जो ये होगा न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन। न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन। अब न्यूलैंड क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या करा? आप लोगों को पता होगा कि जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं, म्यूजिकल नोट्स होते हैं तो वो क्या होता है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो अब देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या हुआ? सा रिपीट कर गया। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8वां पहले जैसा ये क्या हुआ? रिपीट हुआ। सारे गामा बाधा निशा, सारे गामा बाधा निशा। तो मतलब ये जो सा है वो क्या हुआ? रिपीट कर गया। तो रिपीट जब कर गया तो इसका मतलब इन्होंने इसी बेस पे लॉ दिया था कि बोला था कि हर जो 8वां एलिमेंट आएगा वो उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट के जैसी होगी, है? हाँ, 8वां जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट के जैसी होगी। तो ये लिखा आपने? ये लिख लीजिएगा।
ठीक है। तो अब इसमें सारे गामा पधा से ये मिटा देते हैं। आप लिख लीजिएगा कि सा मतलब जो भी बाद में लिख लेना इसको। अभी तो हमारा ये जो है ऑक्टेव रूल है, ये न्यूलैंड का कौन सा रूल है, ऑक्टेव रूल। ठीक है, इसमें लिखिएगा ही अरेंज द एलिमेंट्स in order of their increasing atomic number. Increasing atomic number and observe that the property of every eighth element is similar to first element. Every eighth element is similar to first element. ठीक है। अब जैसे देखिए कैसे इन्होंने बताया था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरीके से बढ़ते गए। तो अब इनके जो लॉ थे उसके हिसाब से, जैसे ये पहला एलिमेंट है मान लो, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 8वां हुआ। तो पहले और 8वें की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। अब जैसे मान लो ये पहला है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। अब जैसे मान लो ये पहला है, ये फर्स्ट है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। मतलब हर पहले किसी भी एलिमेंट को फर्स्ट मान लो, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग वाले को ही फर्स्ट मानना है, कहीं पर भी, जैसे यहाँ फर्स्ट मान लिया तो उस फर्स्ट को मान लो, तो फर्स्ट से लेकर 8 तक गिनो, तो पहले और 8वें की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इनके हिसाब से ये बात थी। ठीक है, तो इसका एक लिमिटेशन था कि दिस ये लिखा आपने, दिस लॉ is valid for lighter elements। लाइटर मतलब होता है हल्के। दिस लॉ इज वैलिड फॉर लाइटर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। कहाँ तक वैलिड था, कैल्शियम तक। कैल्शियम तक वैलिड था, इसके बाद इसकी वैलिडिटी ख़त्म। जैसे लाइफ टाइम रिचार्ज कराते तो रिचार्ज ख़त्म हो जाता। अच्छा, ये हमको याद आ रहा है कि जब हम लोग 2005 नहीं 7-8 की बात रही होगी, तो उस समय सिम आया था लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला। एयरटेल ने निकाला था 999 रुपये में, लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला। वो पता नहीं सिम कहाँ है, वो वैलिडिटी वो ख़त्म हो गया उसका। मतलब लोग जो है कितने झूठे हैं, हमको लगा कि बुढ़ापे तक यही चलेगा। इसको लिख लिया, दिस लॉ इज वैलिड फॉर लाइटर एलिमेंट, वैलिड फॉर लाइटर एलिमेंट। ठीक है, ध्यान से इसको कर लेना है। देखिए, अब इनका जो ऐसा नहीं था कि इन्होंने 20 इनके समय में केवल 20 एलिमेंट खोजे गए थे।
जब न्यूलैंड ये लॉ दिए थे तब 56 एलिमेंट खोजे गए थे, 56 एलिमेंट, 56 एलिमेंट, क्योंकि न्यूलैंड ने ये जो लॉ दिया था वो 1864 में दिया था, तो तब तक 56 एलिमेंट खोजे जा चुके थे। तो इन्होंने जब अपना जो ये ऑक्टेव रूल आगे लगाया तो ये फेल होते गए। फेल कैसे होते गए कि इन्होंने क्या करा कि फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, कोबाल्ट को एंड निकल को एक साथ रख दिया। क्लब टुगेदर। इन्होंने क्या करा, एक साथ रख दिया। अब एक साथ यार इनकी प्रॉपर्टी तो सेम हो सकती है, लेकिन ये दोनों इसके साथ क्या कर रहे हैं, कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी तो सेम हो नहीं सकती। इवन कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी आयरन के जैसी है, क्योंकि वो भी मेटल है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन आयरन को किसी और के साथ रख दिया। तो ये सब जो इन्होंने किया, और जब बाद में 56 एलिमेंट के बाद नए एलिमेंट डिस्कवर होना चालू हुए तो फिर इनकी हालत ख़राब हो गई कि अब क्या करें, पहले ही अरेंज करके रख दिए थे, तो फिर नया कर पाना इनके लिए क्या था, मुश्किल था। अब जो पुराने ज़माने के घर थे, अब समझिए कि जो पुराने ज़माने के घर थे, जिनके पास केवल एक घर है, पुश्तैनी घर, और वो भी पुराने ज़माने का, गांव में घर ही है केवल, और उस घर में जब मोदी जी ने तो बोला कि भैया शौचालय बनवाइए, शौचालय बनवाइए, टॉयलेट बनवाइए, तो टॉयलेट तो था नहीं और पुराना घर, तो अब एक टॉयलेट के लिए उनको क्या करना पड़ा गया कि एक कमरा तोड़वाना पड़ गया कि भैया कमरा तोड़ो तब उसी में डालें। अब कमरा तोड़े तो क्या रहे, क्या वही घर रह गया? नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जब 56 एलिमेंट में जब नए एलिमेंट जुड़े तो इनका लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। समझ में? तो अब बात करेंगे मेंडलीफ लॉ की, मेंडलीफ लॉ की। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी की, और मेंडलीफ की स्पेलिंग क्या है, MENDELEE, MENDELEE, मेंडलीफ क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। अब इसमें लिखिएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स, periodic property of the elements are periodic function of their atomic masses. Function of their atomic masses. Next point, Mendeleev arranged the elements in horizontal rows, horizontal rows को बोलते हैं पीरियड, ब्रैकेट में लिखिएगा horizontal rows, and ब्रैकेट क्लोज करके पीरियड, ब्रैकेट क्लोज करके वर्टिकल रोज, ब्रैकेट में ग्रुप, ब्रैकेट में ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, at the time of Mendeleev classification,
The noble gases were not discovered were not were not discovered. Only 63 elements are known. Only 63 elements are known. ठीक है, नोबल गैस क्या हुए थे? डिस्कवर नहीं हुए थे। कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे तब तक? 63। आज 118 या 118 से ज़्यादा एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि आज के टाइम में डबल एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, और तब केवल 63 एलिमेंट थे। वो बहुत महान लोग थे जो बहुत से कम संसाधनों में, बहुत से कम चीज़ों के अंदर अपनी डिस्कवरी करते थे। उस समय ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। उस जैसे आपके पास गूगल है, आप सर्च कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ क्या होगा। उस समय कोई गूगल नहीं था। वो लोग किसी चीज़ को खोजने के लिए कितनी ग्रंथें, कितनी किताबें पढ़ डालते थे, तब जाकर आता था। इवन हमारे टाइम पर भी गूगल तो था नहीं, तो हम लोग भी क्या करते थे कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो हमारे कोई टीचर, जैसे हम लोगों को अपने टीचर के साथ पूछने में डर लगता था, तो हम लोग क्या करते थे कि एक किताब से पढ़े, उसमें ये क्वेश्चन का सलूशन नहीं दिया है या उसके बारे में नहीं दिया, फिर दूसरे से पढ़े, फिर तीसरे से पढ़े, 7-8 बुक से पढ़ते थे, तब जाके एक क्वेश्चन समझ में आता था। लेकिन हमारी नॉलेज बढ़ने लगी क्योंकि हम 7-8 तरह की किताबें पढ़ते थे, तो इससे हमारी नॉलेज बढ़ती थी। आज के टाइम में क्या है कि आपने सीधे गूगल खोला और आपने वही चीज़ देखी जिसका आपको काम है, बाकी चीज़ों को आपने नज़रअंदाज कर दिया। तो लेकिन आप अगर कोई बुक उठाते हैं और जिन चीज़ों को आप देखते हैं, तो उस समय जब आप देख रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको नई नई पता चलती हैं, और ये एक फ़ायदे का सौदा होता है, लेकिन टाइम टेकिंग होता है। अब हमारे समय में तो वो टाइम टेकिंग था, आप तुरंत आंसर निकाल लेते हैं। हमें जो है पूरा दिन निकल जाता था, हो सकता था कि नहीं भी आए आंसर, लेकिन आपका आंसर आ जाता है। ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन की। अब देखिए, हमको बात करनी है किसकी? मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ का जो ये मॉडिफाइड फॉर्म है, दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने भी इस पे काम करके बनाया था, लेकिन जो मेंडलीफ ने बनाया था उसमें 12 वर्टिकल और मतलब 12 वर्टिकल एंड 7 हॉरिजेंटल कॉलम थे। ठीक है, तो जो मेंडलीफ का था, मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल जो था, उसमें क्या थे? 12 वर्टिकल कॉलम, इसको क्या बोला गया? ग्रुप। 12 वर्टिकल कॉलम, जिसको क्या बोला गया? ग्रुप। 7 इसको क्या बोला गया? पीरियड। ये था मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जो बिना मॉडिफाइड किए हुए था। अच्छा, जब मॉडिफाइड वर्जन आया, मॉडिफाइड वर्जन में क्या हुआ? 9 वर्टिकल कॉलम हो गए एंड 7 हॉरिजॉन्टल। नाइन वर्टिकल कॉलम हो गए, 7 हॉरिजेंटल कॉलम हो गए। ठीक है, जिसमें इन्होंने जो ये 9 वर्टिकल कॉलम थे, ये जो 9 वर्टिकल कॉलम थे, इनको इन्होंने ऐसे डिवाइड किया।
1 2 3 4 5 6 7 8 0। कितने हो गए भाई? 1 से लेके 7 तक तो ये 8 तक तो यही हो गया 8, और एक क्या हो गया 9। अब इसको इन्होंने जो ये 1 से लेके 7 तक था, इनको इन्होंने ए एंड बी में डिवाइड किया। मतलब फर्स्ट भी ए बी में है, सेकंड भी ए बी में है, थर्ड भी ए बी में है, फोर्थ भी ए बी में है। ठीक है, इसमें जो थे वो 3 कॉलम थे, इसमें 3 कॉलम थे। ठीक है, इसमें सब में क्या थे? 2 कॉलम थे। इसमें सब में 2 कॉलम थे, उसमें क्या थे? 3 कॉलम थे। समझ पा रहे हैं? तो इसमें 3 कॉलम था, इसमें ये तो 1 है 0 1। सिंगल कॉलम था इसके अंदर। समझ पा रहे हैं? तो ये जब पीरियोडिक टेबल जब आप देखते हैं, आपके पास पीरियोडिक टेबल जो होता है, जो आपके पास पीरियोडिक टेबल होता है उसको आप समझिए। ठीक है, पहले जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है उसको समझिए। तो आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ले 18 तक जाइए नहीं करेगा। थोड़ा और नज़दीक लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा था, जैसे ये ए ये, तो इसको बोला फर्स्ट ए, इसको फर्स्ट मतलब सेकंड ए बोल दिया, सॉरी, इसको बोल दिया सेकंड ए, इसको बोला फर्स्ट ए, इसको बोला सेकंड ए, इसको जाकर बोला इन्होंने थर्ड ए, ये फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए, ये सिक्स्थ ए, ये सेवन्थ ए, और ये वाला क्या था? ये 0 था। ठीक है, मॉडर्न फॉर्म मैं आपको मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीफ समझा रहा हूँ कि आज के ज़माने में जो पीरियोडिक टेबल है वो उनके ज़माने में कैसे लिखा जाता था। तो उनके ज़माने में ऊपर नीला वाला लिखा है मैंने, आज के ज़माने वाला नीचे काला वाला लिखा है। ठीक है, अब जैसे ये स्टार्ट हुआ, तो अब यहाँ पर जो है ये है थर्ड बी, ये फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये सिक्स्थ बी, ये 7 थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया हमारा 7 बी। ठीक है, अब ये जो हमारा 8 9 10 है ना, 8 9 10, अब इसमें कितने कॉलम थे? 3। तो ये देखो ये 3 हो गए, तो ये हो गया क्या? 8th बी। ठीक है, अब अभी आपने देखा होगा कि मैंने फर्स्ट बी और सेकंड बी नहीं लिखा है, तो ये है फर्स्ट बी और ये है सेकंड बी। समझ पाए? फटाफट इसको लिखो। अब देखिए ये हम लोगों ने अच्छा एक बात ध्यान रखना है कि ये
बी नहीं होता, क्योंकि ये बी यहाँ तक होता है, ये तो 3 कॉलम होते हैं सीधे, इसको हम बी नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारा जो मंडलिफ का मॉडिफाइड लॉ था, मॉडिफाइड पीरियोडिक प्रॉपर्टी था, इसके कुछ एडवांटेज थे, मेरिट था, कुछ डीमेरिट थे, कुछ मतलब बहुत अच्छी चीज़ बताई गई थी इसके अंदर, और कुछ ऐसी थी कमियां थी जो बाद में जब चीज़ें आगे और एक्सप्लेन हुई तो ये कमियां लोगों को समझ में आई। तो हम ऐसा करते हैं कि कुछ उनके मेरिट्स लिख लेते हैं और कुछ डीमेरिट्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखेगा मेरिट्स, और मेरिट्स ही लिखेगा, इस पेज पे लिखो, मेरिट्स ऑफ मंडलिफ पीरियोडिक टेबल, मेरिट्स ऑफ मंडलिफ पीरियोडिक टेबल। इसमें फर्स्ट लिखना है he simplify and systemized study of element, चल अब देखिए क्या है कि मेरिट्स मैंने लिख दिया, क्योंकि मैं लिखते लिखते आपका बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मैंने लिख दिया पहले। ही सिंप्लीफाई एंड सिस्टमाइज स्टडी ऑफ एलिमेंट, पहला पॉइंट था, हमने बोला भी था। दूसरा, सम वैकेंट स्पेस लेफ्ट फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, मतलब दूरदर्शी थे, जानते थे कि जो मैं जानता हूं वो कम जानता हूं, अभी आगे भविष्य में बहुत कुछ मिलने वाला है। दूरदर्शी थे, उन्होंने जगह छोड़ रखी थी अपने पीरियोडिक टेबल में, खाली जगह, ताकि नया एलिमेंट डिस्कवर हो तो इस जगह पे रखा जा सके। और वो नया एलिमेंट कौन होगा? नया एलिमेंट वो होगा जो एलिमेंट डिस्कवर हो गया है उसकी जैसी ही कोई प्रॉपर्टी वाला नया एलिमेंट डिस्कवर होगा। जैसे उन्होंने इसको नाम दिया एका सिलिकॉन। एका का मतलब होता है, एका मतलब होता है उसके जैसा। एका सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन जैसा ही एक एलिमेंट खोजा जाएगा, जो भविष्य में खोजा गया कौन? जर्मेनियम। लेकिन जर्मेनियम तो वो लिख नहीं सकते थे क्योंकि उनको पता नहीं था, तो उन्होंने उस जगह पे एलिमेंट का नाम लिखा एका सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन जैसा। उन्होंने गैलियम के लिए जगह छोड़ी, लेकिन गैलियम उनको नहीं पता था, तो उन्होंने बोला एका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के जैसा। एल्युमिनियम तो खोजा गया था, लेकिन एल्युमिनियम के जैसा ही कोई और एलिमेंट मिलेगा, ये उनकी दूरदर्शिता थी, सोच थी। तो एका एल्युमिनियम, गैलियम। एका बोरॉन, एका बोरॉन की जगह एका बोरॉन मतलब बोरॉन के जैसा, तो उन्होंने क्या जगह, किसके लिए जगह छोड़ी? स्कैंडियम के लिए। और एका मैग्नीज, और एका मैग्नीज मतलब मैग्नीज के जैसा, और एका मैग्नीज लिख दिया। किसकी जगह छोड़ी? टाइटेनियम की। अब इसको याद कैसे किया जाए? मैंने एक कोड वर्ड बताया है। कुछ बच्चे, हमारे जो साउथ इंडियन बच्चे होते हैं, वो हिंदी जब मैं लिख देता हूँ तो वो नहीं समझ पाते, लेकिन जो नॉर्थ इंडियन बच्चे हैं या जो इधर के एमपी, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, ये जो छत्तीसगढ़, ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा हिंदी बेल्ट वाला इलाका है। इधर के लोग हिंदी जानते हैं। दिल्ली है और हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, ये सभी लोग, जम्मू कश्मीर है, ये सभी लोग हिंदी जानते हैं। तो ये हिंदी जानने वाले लोगों के लिए लिखा है कोडवर्ड, और अगर नहीं समझ पाते हैं तो अंग्रेजी में समझ लीजिएगा। देखिए एका सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन जैसा कौन? जर्मेनियम। तो इसको याद करना है सीता गीता, सीता गीता। एल्युमिनियम गैलियम अलग, सीता गीता अलग, सीता गीता अलग ही रहे होंगे। अच्छा, सीता गीता अलग, बीएससी एमटेक, बीएससी बीएससी एमटेक। कोडवर्ड क्या याद रखना है? एक, देखिए मैं इसको इस पे सामने खड़े हो जाता हूँ ऐसे। अब क्या कोडवर्ड है?
सीता गीता, अलग, बीएससी, एमटेक। तो सीता गीता में कौन है? सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, अच्छा जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम। और अलग में एल्युमिनियम, गैलियम। और बीएससी में बोरॉन और स्कैंडियम। वेरी गुड, वेरी गुड, बोरॉन, स्कैंडियम। और बीएससी में। एमटेक में मैग्नीज और टेक्टेनियम। वेरी गुड, वेरी गुड, मैग्नीज एंड टेक्टेनियम। ऐसा ये देखो याद हो गया। तो ये इनका दूसरा पॉइंट था। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, ठीक है। अब देखिए जो तीसरा पॉइंट था, इनकी एक खासियत थी, एक बहुत बहुत अच्छी बात जो इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में करी, वो ये था कि पुराने टाइम से बहुत से ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास गलत लिखा आ रहा था और गलत ही बोला जा रहा था। करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट, इस इन्होंने एटॉमिक वेट में उनके एटॉमिक मास वेट हमारे लिए सेम होगा क्योंकि केमिस्ट्री है, फिजिक्स नहीं है। तो हम जो है बोलेंगे कि एटॉमिक जो वेट है या मास है वो बेरिलियम का पहले जो था, पहले जो विचार किया जाता था वो 13.65 किया जाता था। कुछ किताबों पे 13.5 भी लिखा होता है, पर गलत है तो गलत है, 13.5 भी गलत है अर्लियर, जो कि क्या था, गलत था। बेरिलियम का एटॉमिक मास जो था वो 9 है, और ये बात बताई किसने, मेंडलीफ ने। अब इन्होंने क्या किया, करेक्ट किया इसको। तो इन्होंने ऐसा नहीं कि केवल बेरिलियम का ही करेक्ट किया, इन्होंने इतने एलिमेंट का करेक्ट किया। कौन? यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड, प्लैटिनम। यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लैटिनम। तो यूरेनियम, तो आप इसको याद कैसे करेंगे? यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लैटिनम चुराते हो। यू का मतलब है तुम बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो। तुम बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो। तुम बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो में कोई कुछ एलिमेंट नहीं है, बस ये तो बनाने के लिए तुकबंदी में हमारा चुराते हो चल रहा है। तो तुम बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो। ये तरीके से आप इस एलिमेंट को याद कर सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट के एटॉमिक मास में मेंडलीफ ने करेक्शन किया था। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, डिमेरिट की। अब बात डिमेरिट्स में इनके क्या था कि डिमेरिट्स में पहली बात तो यही थी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट फिक्स्ड। हाइड्रोजन की पोजीशन तो आज तक नहीं फिक्स्ड है, मतलब फर्स्ट ग्रुप में भी रख देते हैं, 17th ग्रुप में भी रख देते हैं। अगर मेंडलीफ के हिसाब से बात करें तो फर्स्ट ए में और 7th ए में दोनों की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी होने के कारण हाइड्रोजन को वो फिक्स नहीं कर पाए कि कहाँ रखें, वो आज तक फिक्स नहीं हुआ। नो सेपरेट पोजीशन गिवन फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को उन्होंने सेपरेट पोजीशन नहीं दी क्योंकि आइसोटोप के मास क्या थे, अलग अलग थे। तो जब मास अलग अलग थे तो उन्होंने तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया था, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल अरेंज हुआ है, तो उस हिसाब से उनको ये अलग अलग करना चाहिए, तो उन्होंने नहीं किया था। तो सिमिलर एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास कौन होता है, आइसोटोप होता है। ये आइसोटोप का एक एग्जाम्पल लिख दिया, शायद आपने कहीं क्लास 9th में पढ़ा होगा ना। अच्छा, एनामलस पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। आप शायद ना भी जानते हो तो जान जाइए कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की पोजीशन उन्होंने कुछ अजीब टाइप की दे दी थी। इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट ड्यू टू देयर एटॉमिक मास। अब क्या था कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर से दिया गया है, तो जिसका एटॉमिक नंबर है उसको पहले और जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको बाद में, जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको पहले। इन्होंने एटॉमिक मास से दिया था, तो जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था उसको जो है बाद में, और जिसका एटॉमिक मास पहले था मतलब कम था उसको पहले। तो आर्गन को पहले आना चाहिए
क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 18 है और इसका 19 है, लेकिन आर्गन का एटॉमिक मास ज़्यादा होने के कारण इसलिए आर्गन को उन्होंने आगे कर दिया। तो ये इनकरेक्ट था पोजीशन, ये भी इनकरेक्ट था टेल्यूरियम और आयोडीन का। थोरियम और प्रोटेक्टियम का भी इनकरेक्ट था, कोबाल्ट और निकल का भी इनकरेक्ट था। तो अगर आपको ये याद करना हो कि किसका किसका इनकरेक्ट था, तो मैं आपको कोड वर्ड बता दूं। आमिर खान, आमिर खान तेरी इच्छा, आमिर खान तेरी इच्छा, ये क्या है? ठंडा पेप्सी है, कोक नहीं है। बिल्कुल सही। तो आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी है, कोक नहीं है। समझ गए? कोड वर्ड लिख लेंगे क्या? लिख लिया? तुम्हें हिंदी में लिख लिया इसको? आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी है, कोक नहीं है। समझ गए? तो ये जो था हमारा फर्स्ट लेक्चर था। हम लोगों ने आज फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया है, और जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे, मैं अब जैसे जैसे अपनी बेटी को पढ़ाता जाऊंगा, आप लोग भी मेरे बच्चे हैं, हम लोग वैसे वैसे इसको अपलोड करते जाएंगे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने छोटे भाई बहनों से, क्योंकि ज़्यादातर मेरे जो यूट्यूब चैनल पर बच्चे हैं वो या तो 12th के हैं या 11th के हैं या 12th पास आउट है, या कई साल से यूट्यूब चैनल चल रहा है, तो कई बच्चे जो है तो ग्रेजुएशन या पीजी या शादी ब्याह हो गया है, भैया नौकरी वोकरी कर रहे हैं। लेकिन आप चाहे तो अपने छोटे भाई बहन को, अपने भतीजे को, अपने पड़ोसी को रिकमेंड कर सकते हैं कि सर लगातार आप वीडियो बना रहे हैं, क्लास 10th का बनाएंगे और आप देखिए। मैं केमिस्ट्री पूरा बनाऊंगा, मैं तो फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तो इसको फिजिक्स भी, मैथ्स भी, बायो भी, फिर मूड पे डिपेंड करता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी डाल दूंगा, मतलब मैथ्स भी डाल दूंगा, फिजिक्स बायो मैथ्स भी डाल दूंगा। अभी केमिस्ट्री चलाते हैं, ठीक है? तो चलिए, अच्छा, नमस्कार।